गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान के जिला दर्शन के तहत आज उदयपुर संभाग का एक जिला डूंगरपुर जिला लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डूंगरपुर जिले का सबसे पहले मैप देखेंगे। दोस्तों, विषय वस्तु भी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। दोस्तों, तो डूंगरपुर इसमें हम पढ़ेंगे डूंगरपुर का सामान्य परिचय, डूंगरपुर जिले के मानचित्र में स्थित स्थिति और विस्तार, डूंगरपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर जिले का क्या लिंगानुपात रहा, क्या जनसंख्या रही, डूंगरपुर के प्रमुख मेले और त्यौहार, इसके अलावा डूंगरपुर के शीर्ष मंदिर और डूंगरपुर की प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे, डूंगरपुर के दर्शनीय स्थल पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा डूंगरपुर की बहने वाली नदियां पढ़ेंगे, डूंगरपुर से निकलने वाले प्रमुख खनिज पढ़ेंगे, डूंगरपुर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। दोस्तों, और इसके अलावा लास्ट में हम कुछ प्रश्न भी पढ़ेंगे और डूंगरपुर के व्यक्तित्व भी पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं तो डूंगरपुर का जो मैप में जो प्रदर्शन है, मैप में लोकेशन है, वो बताऊं दोस्तों आपको। तो इसका मतलब ये है कि डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, और डूंगरपुर जो जिला है, डूंगरपुर जिला के कौन कौन से जिलों से इसकी सीमा टच होती है, तो इधर बांसवाड़ा है दोस्तों, जो कि दक्षिण पूर्व में अब स्थित है। इसके अलावा डूंगरपुर की जो सीमा टच है वो उदयपुर से है। दोस्तों, उदयपुर और बांसवाड़ा से इसकी सीमा टच हो रही है। इसके अलावा दोस्तों डूंगरपुर राजस्थान का दक्षिणतम छोर है। डूंगरपुर की कुछ कुछ जगहों के नाम बताऊं तो यहाँ पर आशापुरा तहसील है, इसके अलावा सांवला तहसील है दोस्तों, इसके अलावा दुर्गपुर तहसील है, इसके अलावा विलीवाड़ा तहसील है, इसके अलावा जात्री तहसील है, और इसके अलावा दोस्तों शिमलवाड़ा तहसील है। डूंगरपुर की गलियाकोट है दोस्तों, गलियाकोट का उर्स प्रसिद्ध है। इसके अलावा विखली, और ये सब सारा डूंगरपुर का परिचय करवा दिया दोस्तों मैंने तो आपको। इसके बाद में दोस्तों मेन फ्रंट पे आता हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ है डूंगरपुर का सामान्य परिचय। अगर डूंगरपुर के सामान्य परिचय की बात करूँ दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं कि आप लोगों को एक बड़े वीडियो के द्वारा आप लोगों के समक्ष कम जानकारी प्रस्तुत की जाए। इस वीडियो का उद्देश्य यह है दोस्तों कि आपको बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी प्रदान की जाए। तो इसलिए इस वीडियो को अगर आपने स्टार्टिंग में देखना आरंभ किया है तो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ एक तिनका आवश्यक होता है। दोस्तों, जब नाव डूब रही होती है समुद्र में, उस वक्त अगर उसको एक छोटी सी लहर में तिनके का सहारा मिल जाए तो वह नाव तैरकर समुद्र पार हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इस जीवन में अगर छोटे छोटे अवसरों का हम लाभ उठाएं तो वे एक दिन बड़े अवसर बन जाते हैं। दोस्तों, इन वीडियो का उद्देश्य यह नहीं कि मेरे को कुछ पैसा कमाना है या कुछ धन कमाना है, सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि 2-5 जो भी लोग इसको देखते हैं उनको इतना फ़ायदा मिल सके कि आने वाले सभी एग्जामों में उनका अपना राजस्थान जीके अपने हाथ में रहे। दोस्तों, इसके अलावा मैंने बहुत सारा जीके प्रस्तुत किया है, मॉडर्न हिस्ट्री भी प्रस्तुत की है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा मैंने कुछ पॉलिटी के वीडियो भी डाले हैं, इसके अलावा भौतिक भूगोल के वीडियो डाले हैं 11th क्लास के। इन सबको आप दोस्तों इस वीडियो ऊपर दी गई वीडियो की लिस्ट में देख सकते हो। अब आता हूं मैं दोस्तों डूंगरपुर के सामान्य परिचय पर, और डूंगरपुर का उपनाम है दोस्तों पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर का उपनाम है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक पहाड़ पाए जाते हैं। दोस्तों, सर्वाधिक पहाड़ पाए जाने के कारण पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को। डूंगरपुर के क्षेत्रफल की बात करूँ तो यहाँ का क्षेत्रफल है दोस्तों 3770 वर्ग किलोमीटर, 3770 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, डूंगरपुर में तहसीलों की संख्या की बात करूं तो यहाँ पर 3 तहसीलें हैं। इसके अलावा डूंगरपुर में उप तहसीलों की बात करूं तो यहाँ पर 2 उप तहसीलें हैं। डूंगरपुर में उपखंडों की संख्या की बात करूं तो 3 उपखंड है। डूंगरपुर में ग्राम पंचायतों की संख्या 188 है। डूंगरपुर की बांसवाड़ा जिले का संपूर्ण परिचय यहाँ से। इसके बाद में दोस्तों आपको बताऊं मैं, जो ये डेटा है ये ऑथेंटिक डेटा नहीं कर सकते दोस्तों, ये पुराना डेटा है, इसमें चेंज भी हो सकता है, ये बढ़ घट सकती है। इसलिए दोस्तों एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन समस्त चीज़ों को आप एक बार दोबारा देख कर जाए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। इसके बाद में अक्षांश स्थिति की बात करूँ डूंगरपुर की तो 23 डिग्री 20 मिनट से 24 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश है
डूंगरपुर की अब स्थिति 23 डिग्री 30 मिनट से 24 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार की बात करूं तो देशांतरी विस्तार है 73 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों। 73 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके अलावा डूंगरपुर जिले की विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो डूंगरपुर जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। डूंगरपुर है, चौरासी है, सागवाड़ा है, आसपुर है दोस्तों। डूंगरपुर है, चौरासी, सागवाड़ा और आसपुर यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है। राजस्थान में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या की बात करूं तो 200 विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान में। 200 विधानसभा क्षेत्र का मतलब 200 विधानसभा की सीट है दोस्तों। लोकसभा की सीट राजस्थान में 25 है और राज्यसभा की सीट राजस्थान में 10 है दोस्तों। इन सब तथ्यों को आप याद करके रखना, अपने कॉपी में नोट डाल के लिखना, ये काम की चीज़ें हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर जिले की जनसंख्या की बात करूं तो यहाँ की डूंगरपुर की कुल जनसंख्या 13,88,552 लोग निवास करते थे। 13,88,552 लोग डूंगरपुर में निवास करते थे। डूंगरपुर का लिंगानुपात 994 था दोस्तों। और ये डूंगरपुर राजस्थान में लिंगानुपात के हिसाब से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात रखने वाला जिला है दोस्तों। 994 महिलाएं यहाँ पर 1000 पुरुषों पर निवास करती है। डूंगरपुर में जनसंख्या घनत्व की बात करूँ तो 368 यहाँ का जनघनत्व है, 368। भारत का कुल जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं राजस्थान का जनघनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और डूंगरपुर का जनघनत्व 368 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। डूंगरपुर की साक्षरता दर की बात करूं तो 59.5 डूंगरपुर की साक्षरता दर है दोस्तों। इसके अलावा डूंगरपुर की महिला साक्षरता की बात करूं तो 46.02% यहाँ की महिला साक्षरता है। और डूंगरपुर की पुरुष साक्षरता की बात करूं तो 72.9% यहाँ की पुरुष साक्षरता है। डूंगरपुर के प्रमुख मेले और त्योहारों की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आपको विदित होगा कि सबसे बड़ा मेला वेणेश्वर मेला होता है। वेणेश्वर मेला डूंगरपुर के वेणेश्वर धाम स्थल पर माघ पूर्णिमा को बरता है। वेणेश्वर धाम स्थल पर माघ पूर्णिमा को बरता है दोस्तों। माघ पूर्णिमा 2-4 दिन पहले ही निकली है। इस दिन यहाँ पर वेणेश्वर धाम में मेला बरता है। इसके अलावा रथोत्सव मेला, ये मेला डूंगरपुर में डूंगरपुर पीठ नामक स्थान पर भाद्रपद माह में बरता है दोस्तों। इसके बाद में पहला वेणेश्वर मेला था जो माघ में बरता है दोस्तों। इसके बाद में था इसकी वेणेश्वर धाम के बाद में मेला बरता है यहाँ पे रथोत्सव मेला। ये मेला डूंगरपुर में डूंगरपुर पीठ नामक स्थान पर भाद्रपद माह में बरता है। ये मेला डूंगरपुर में डूंगरपुर पीठ नामक स्थान पर भाद्रपद माह में बरता है रथोत्सव मेला। इसके अलावा मुरला गणेश मेला, ये मेला डूंगरपुर में मुरला गणेश मेला, ये मेला डूंगरपुर में बढ़ता है दोस्तों। और डूंगरपुर में दीपावली के दूज पर बढ़ता है। इसके अलावा उर्स दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मेला, यह मेला डूंगरपुर के गलियाकोट स्थान पर मुहर्रम के 27वें दिन बढ़ता है। उर्स दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स बढ़ता है यहाँ पर गलियाकोट में। और गलियाकोट का जो उर्स है यह मेला डूंगरपुर के गलियाकोट स्थान पर मुहर्रम के 27वें दिन बढ़ता है। इसके अलावा संत माऊजी का मेला, संत माऊजी का जो मेला होता है यह संत माऊजी को विष्णु का कलंकी निष्कलंकी अवतार माना जाता है। संत माऊजी यहाँ के प्रसिद्ध है और इनको निष्कलंकी अवतार माना जाता है। और सांवला ग्राम में संत माऊजी का मुख्य हरि मंदिर स्थित है। यह मंदिर वेणेश्वर धाम में कुछ दूरी पर स्थित है। संत माऊजी ने भील समाज के लिए धार्मिक सुधार एंड सामाजिक सुधार हेतु आंदोलन चलाया था। संत माऊजी ने भील समाज के लिए धार्मिक सुधार एंड सामाजिक सुधार हेतु आंदोलन चलाया था। ये माऊजी स्वयं भी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर रासलीला किया करते थे। इन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत माऊजी द्वारा वागड़ी भाषा में लिखे गए उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। माऊजी द्वारा जो वागड़ी भाषा में उपदेश लिखे गए हैं, संत माऊजी ने चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखा है दोस्तों। चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखा आया हुआ प्रश्न है कि माऊजी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? चोपड़ा। किस भाषा में लिखा गया? वागड़ी भाषा में। फिर आता है दोस्तों आगे, उनमें उन्होंने भविष्यवाणियों का वर्णन किया है। उनकी ये भविष्यवाणियां वर्तमान में अक्षरंश सत्य सिद्ध हो रही है। संत माऊजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रथम पीठ सांवला में की है दोस्तों। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना संत माऊजी ने की थी और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? सांवला गांव डूंगरपुर में है दोस्तों, माही नदी के किनारे। उसके बाद में पढ़े दोस्तों आगे लिखा हुआ है इस धारणा रासलीला इन्होंने वेणेश्वर इसके अलावा दोस्तों निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना
जिस प्रधान पीठ सांवला गांव माही नदी के किनारे अब स्थित है। संत माऊ जी की प्रमुख भविष्यवाणियां जाति प्रथा के बंधन समाप्त होंगे। बिल्कुल संत माऊ जी ने कह दिया था दोस्तों, और आज जाति प्रथा के बंधन समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा मृदा अवमूल्यन, राजतंत्र एवं जागीरदारी प्रथा की समाप्ति, धातु मृदा के स्थान पर कागज की प्रतीक मुद्रा के प्रचलन, उत्तर से प्रलयंकारी शक्ति का आगमन, ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त होने और पश्चिम से शांति स्थापित करने वाली शक्ति का अवतरण तथा भयंकर युद्ध एवं नरसंहार होने आदि की भविष्यवाणी की थी इन्होंने। इसके अलावा विजयराजेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण महारावल विजय सिंह ने प्रारंभ किया था। इस मंदिर का निर्माण महाराजेश्वर विजय सिंह ने प्रारंभ किया था, करवाया था। इसे उनके पुत्र महारावल लक्ष्मण सिंह ने पूर्ण करवाया था। ये मंदिर डूंगरपुर गेप सागर पर पारेवा परस्तर से चतुर्भुज आकार में निर्मित है और महानदी के तट पर अवस्थित है। इसके अलावा भविष्यवाणी की वर्णन इसके अलावा इसमें और लिखा हुआ है, भविष्यवाणी वर्तमान में अक्सर सिद्ध हो रही है और निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। इसका प्रधान पीठ सांवला गांव में है दोस्तों। इसके अलावा विजयराजेश्वर मंदिर भी है डूंगरपुर में, विजयराजेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महारावल विजय सिंह ने प्रारंभ किया था। विजयराजेश्वर मंदिर का निर्माण महारावल विजय सिंह ने प्रारंभ किया था और इसे उनके पुत्र महारावल लक्ष्मण सिंह ने पूर्ण करवाया। ये मंदिर डूंगरपुर के गेप सागर पर पारेवार इस प्रस्तर में चतुर्भुज आकार में निर्मित है, माही नदी के तट पर। इसके अलावा देव सोमनाथ मंदिर, ये सफ़ेद पत्थरों से निर्मित देव सोमनाथ का ये मंदिर, सफ़ेद पत्थरों पर निर्मित देव सोमनाथ का ये मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर बिना सीमेंट के चूने के विशिष्ट शिल्प विधि से पत्थरों को जोड़कर निर्मित किया गया है। इस मंदिर के आकर्षक झरोखे, कलात्मक शिखर और विशाल आकार वाला ये मंदिर राज्य के अन्य जगहों में श्रद्धालुओं को आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा गौरीबाई का मंदिर भी है। वागड़ का मीरा कही जाने वाली गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने बनवाया था। डूंगरपुर के दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल भी है, जैसे कि फकरुद्दीन की दरगाह है, गलियाकोट में है। फकरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट में है दोस्तों। ये स्थान वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय से सैयद फकरुद्दीन की मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सैयद फकरुद्दीन की मस्जिद के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थान है। यहाँ पर प्रतिवर्ष उर्स बढ़ता है और गोबर के कंडे से खेली जाने वाली होली गलियाकोट की प्रसिद्ध है दोस्तों। गोबर के कंडे से खेली जाने वाली होली गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, जहां पर शेख फकरुद्दीन की दरगाह उर्स का आयोजन होता है और यहाँ पर गोबर के कंडे से खेले जाने वाली होली प्रसिद्ध है दोस्तों। होलियाँ के बारे में मैंने पहले बता दिया है आपको, बहुत सारी जगह की होलियाँ प्रसिद्ध है दोस्तों। लट्टमार होली करौली की प्रसिद्ध है, पत्तनमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो गोबर के कंडे से खेली जाने वाली होली कहाँ की प्रसिद्ध है, गलियाकोट की प्रसिद्ध है। बेनेश्वर का डूंगरपुर, वागड़ का पुष्कर एवं वागड़ का कुंभ कहे जाने वाला माही सोम और जाखम नदियों के संगम पर नेवटापरा गांव के पास स्थित ये वेणेश्वर धाम दोस्तों। वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहा जाता है। माही सोम और जाखम नदियों के संगम पर नेवटापारा गांव के पास स्थित ये वेणेश्वर धाम आदिवासियों वनवासियों का महातीर्थ है। यहाँ पर पहाड़ी पर महारावल आस्करण द्वारा निर्मित प्राचीन शिवालय हैं। संत माऊ जी महाराज का संबंध भी इसी धाम से है। वेणेश्वर धाम में लगने वाले वेणेश्वर मेले का शुभारंभ माघ पूर्णिमा को होता है। आस्करण द्वारा प्राचीन शिवालय है। संत माऊ जी महाराज का संबंध भी इसी धाम से है। वेणेश्वर धाम में लगने वाले वेणेश्वर मेले का शुभारंभ माघ शुक्ला 11 से शुभ दिन वेणेश्वर पीठाधीश द्वारा वेणेश्वर धाम के प्रधान देवालय हरिमंदिर पर 7 रंगों का ध्वज चढ़ाकर किया जाता है तथा ये मेला माघ पूर्णिमा तक चलता है दोस्तों। उसके बाद में एक थम्बिया महल डूंगरपुर के गेब सागर तट पर है। एक थम्बिया महल डूंगरपुर के गेब सागर तट पर उदयविलास राजप्रसाद में स्थित है। इसका निर्माण महारावल शिव सिंह ने अपनी माता राजमहसी ज्ञान कुंवर की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। कालांतर में पश्चात शिवालय एक दम्बिया महल के रूप में जाना
जाने लगा दोस्तों। डूंगरपुर में बहने वाली नदियों की बात करूं तो यहाँ पर एक प्रमुख नदी बहती है राजस्थान की माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में राजस्थान के बांसवाड़ा के खाटू गांव में प्रवेश करती है और माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में निकल जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के बीच सीमा रेखा बनाती है दोस्तों। माही नदी का डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, माही नदी का दक्षिणी स्थान में पोवा क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। माही नदी का दक्षिण स्थान में पोवा क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। त्रिवेणी संगम वेणेश्वर धाम के पास में माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी आकर मिलती है। माही, सोम और जाखम, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और माही नदी के उपनाम वागड़ की स्वर्ण रेखा और काटल की गंगा कहा जाता है। वागड़ की स्वर्ण रेखा और काटल की गंगा कहा जाता है दोस्तों। काटल क्षेत्र की गंगा कहा जाता है और वागड़ की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। इसको माही नदी को वागड़ की स्वर्ण रेखा और काटल की गंगा कहा जाता है दोस्तों। सोम एवं जाखम नदियां आकर मिलती है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माही नदी के उपनाम वागड़ की स्वर्ण रेखा और काटल की गंगा है। सोम नदी उदयपुर की बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से निकलने वाली उदयपुर की बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से निकलने वाली सोम नदी वेणेश्वर धाम के पास माही नदी में मिल जाती है। और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना सोम नदी पर अवस्थित है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना सोम नदी पर अवस्थित है दोस्तों। सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है, सोम कमला अंबा जो बांध बनाया गया है, ये वेणेश्वर धाम के आसपास ही दोस्तों। और वेणेश्वर धाम में ये माही में मिलने से पहले एक छोटा सा बांध बनाया गया है, सोम कमला और अंबा 3 नदियों को मिलाकर, इसलिए इसको सोम कमला अंबा बांध कहा जाता है। जाखम नदी प्रतापगढ़ की छोटी सागड़ी तहसील से निकलकर निकट भंवर माता के मंदिर की पहाड़ियों से निकलती है। भंवर माता के मंदिर की पहाड़ियों से निकलने वाली जाखम नदी वेणेश्वर धाम में माही नदी में मिल जाती है दोस्तों। प्रतापगढ़ के छोटी सागड़ी के तहसील की भंवर माता की मंदिर की पहाड़ियों से निकलने वाली जाखम नदी वेणेश्वर धाम में माही नदी में मिल जाती है। इसके बाद की बात करूं, डूंगरपुर से निकलने वाली प्रमुख खनिजों की बात करूं तो यहां पर लोहा निकलता है और लोहा के लिए तलवारा गांव प्रसिद्ध है। तलवारा गांव प्रसिद्ध है, डूंगरपुर का तलवारा गांव लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा तलवारा निम्न में से तलवारा गांव का संबंध निम्न में से किससे है, तो दोस्तों तलवारा गांव का संबंध डूंगरपुर से है और लोहा के लिए प्रसिद्ध है। प्लोराइट मांडो की पाल, दोस्तों मांडो की पाल हजारों बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। RS प्री में पिछली बार ही पूछा गया था मांडो की पाल कहाँ अवस्थित है, तो ये डूंगरपुर में अवस्थित है और यहाँ पर प्लोराइट नामक खनिज निकाला जाता है। हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर में निकलता है दोस्तों। हरा ग्रेनाइट कहाँ निकलता है, डूंगरपुर में निकलता है। सीसा जस्ता निकलता है गुंगराव मांडो में। गुंगराव कोई मांडो जगह है, गुंगराव मांडो गांव में निकलता है सीसा और जस्ता। संगमरमर नवा गांव में निकलता है संगमरमर। नवा गांव में संगमरमर निकलता है। अन्य खनिजों की बात करूं दोस्तों तो यूरेनियम, वोल्स्टोनाइट एंड सोना, एस्बेस्टस, घिया पत्थर आदि निकलते हैं। यूरेनियम, वोल्स्टोनाइट, सोना, एस्बेस्टस एंड घिया पत्थर आदि यहाँ पर निकलते हैं। डूंगरपुर के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर स्थापक का पत्थर मंदिर, ये मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। स्थापक का पत्थर मंदिर, ये मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पर पत्थरों की पूजा की जाती है दोस्तों, यहाँ पर पत्थरों की पूजा की जाती है। स्थापक का पत्थर, ठीक है। गेप सागर, इसका निर्माण गोपीनाथ ने करवाया। गेप सागर का निर्माण किसने करवाया, गोपीनाथ ने करवाया था। इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है, एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। इसके पास में बादल महल स्थित है और जिसका निर्माण पुंजराज ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद में जूना महल वीर सिंह द्वारा 1939 में डूंगरपुर के निर्मित किया गया था। जूना महल वीर सिंह के द्वारा जूना महल, जूनागढ़ आपको प्रतीत होगा बीकानेर में है दोस्तों। राय सिंह ने निर्माण करवाया था और जूना महल डूंगरपुर में है और इसका निर्माण वीर सिंह द्वारा 1939 में करवाया गया। यह महल अपनी भित्ति चित्रों के शीर्ष कार्य हेतु प्रसिद्ध है। जूना महल। उदय विलास महल गेप सागर के दक्षिण तट पर उदय सिंह द्वारा शाही परिवार के रहने हेतु इसका निर्माण करवाया गया। उदय विलास महल गेप सागर के दक्षिण तट पर उदय सिंह द्वारा शाही परिवार के रहने हेतु इसका निर्माण करवाया गया। उदय विलास महल का डूंगरपुर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व भोगीलाल पांड्या, महारावल, लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह
गौरीबाई और कालीबाई आदि यहाँ के मुख्य व्यक्तित्व है दोस्तों। प्रसिद्ध व्यक्तित्व भोगीलाल पंड्या, इसके अलावा हमारा हुआ लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर नरेंद्र सिंह आपको विदित होगा, ये हमारे डूंगरपुर जिले से विदित थे, बिलोंग करते थे और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचे थे दोस्तों। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है दोस्तों, और गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। भक्तिकालीन एक संत हुआ करती थी। कालीबाई का आपको पता होगा दोस्तों, कालीबाई वह महिला, वह लड़की थी 14 साल की, जिसने अपने गुरु के खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। जब अंग्रेज उनकी शिक्षा का विरोध कर रहे थे, अपने टीचर जो नन्नाबाई और सेगाबाई थे उनको खींच कर ले जा रहे थे, उस वक्त इसने कालीबाई ने उनको घींच कर ट्रक से खींचा जा रहा था, उस वक्त रस्सी को काट कर अपने गुरुओं को बचाने में सामर्थ्य रहती है, लेकिन उसको गोलियों से मार दिया जाता है। वह है कालीबाई और सेगाबाई का जो स्मारक है वो गेप सागर तालाब के तट पर है। एकमात्र वेणेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ जड़ित शिवलिंग की पूजा होती है, एकमात्र वेणेश्वर मंदिर जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और ये डूंगरपुर में है दोस्तों। खंडित शिवलिंग की पूजा राजस्थान में एक जगह होती है, वेणेश्वर धाम में, और यह देश का प्रथम आदिवासी महिला सहकारी निजी बैंक बरबुंद निया गांव डूंगरपुर में स्थित है। देश का प्रथम आदिवासी महिला सहकारी निजी बैंक बरबुंद निया गांव डूंगरपुर में स्थित है। देश व राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला डूंगरपुर, देश और राजस्थान का एकमात्र पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला डूंगरपुर है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है 994 दोस्तों। यहाँ पर 2001 में 1000 प्लस था, लेकिन दोस्तों 2011 में थोड़ा सा कम हुआ है और 994 में आ गया है, 1000 से नीचे 6 हो गया है, कम हो गया है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या डूंगरपुर जिले में है। अनुसूचित जाति की जो न्यूनतम जनसंख्या यानी SC कैटेगरी की न्यूनतम जनसंख्या डूंगरपुर में है, क्योंकि यहाँ पर ST ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर जिला है दोस्तों। यहाँ पर तापांतर ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये इक्वेटर के सबसे नज़दीक स्थित जिला है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर तापांतर ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर आप महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक की बात करो तो वहाँ पर तो बिल्कुल तापांतर नहीं होता, वहाँ पर हमेशा स्थायी तापमान रहता है 20 से लेकर 30 के बीच। इसके बाद अलावा जनसंख्या डूंगरपुर जिले में है। राजस्थान में अनुसूचित जाति का न्यूनतम अनुपात डूंगरपुर जिले में है। राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। डूंगरपुर में बावड़ियाँ भी है दोस्तों, नवलखा बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी और उदय बावड़ी। 3 बावड़ियाँ हैं, नवलखा, त्रिमुखी और उदय बावड़ी। नवलखा बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी और उदय बावड़ी है। यहाँ पे उदयशाही सिक्के यहाँ पर डूंगरपुर में प्रसिद्ध है दोस्तों। उदयशाही सिक्के दोस्तों, आपको मैं इतिहास, भूगोल और पॉलिटी तीनों से कोरिलेट करके डूंगरपुर जिला पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप इन वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर अभिव्यक्त करना दोस्तों। आपसे हमेशा मेरा यही अनुरोध रहेगा। उदयशाही सिक्के डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करूं तो यहाँ पर की स्थापना 1944 में बोडो आया 44 में, यानी डूंगरपुर की प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे ने की थी दोस्तों। 1944 में की थी भोगीलाल पांडे ने, और भोगीलाल पांडे को वागड़ का गांधी कहा जाता है। और इसके बाद में दोस्तों आगे बात करूं तो आगे कुछ क्वेश्चन हैं। डूंगरपुर की कुछ नदियां हैं, डूंगरपुर में बहने वाली नदियां हैं। माही नदी का उपनाम है वागड़ की स्वर्ण रेखा या काटल की गंगा। माही नदी मध्य प्रदेश के राजस्थान की बांसवाड़ा खाटू गांव में प्रवेश करती है। माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है और वापस दक्षिण से निकल जाती है, यानी कि यूं आकार की नदी है दोस्तों, और 2 बार कर्क रेखा को काटती है, इसलिए इसको याद रख लेना। स्वर्ण रेखा, वागड़ की स्वर्ण रेखा और काटल की गंगा कहा जाता है इसको। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माही नदी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के बीच की सीमा बनाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण फैक्ट एक बार और आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, लगभग हर एक एग्जाम में आता है डूंगरपुर जिले से। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की सीमा रेखा बनाती है। माही नदी का दक्षिणी राजस्थान में अपवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। माही नदी का दक्षिणी जो राजस्थान में जो अपवाह क्षेत्र है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। त्रिवेणी संगम वेणेश्वर धाम के पास माही नदी में सोम एवं जाखम नदियां आकर मिलती है। त्रिवेणी संगम वेणेश्वर धाम के पास माही और साम जाखम नदियां आकर मिलती है। इसी आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। उदयपुर की बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलने वाली सोम नदी वेणेश्वर धाम के पास माही नदी में मिल जाती है दोस्तों। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना सोम नदी पर बनाई गई है। याद रखना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना वेणेश्वर धाम के जस्ट पास में ही है। जब सोम नदी माही में मिलती है उससे जस्ट पहले बना हुआ बांध है। कभी कभी दोस्तों आपको सोम कमला अंबा का संगम नहीं दे करके वेणेश्वर धाम में आपको ये चीज़ें दे सकता है। सोम कमला अंबा ये एक सिंचाई परियोजना है जो वेणेश्वर धाम के पास में बनाई गई है सोम नदी पर।
जाखम नदी प्रतापगढ़ की छोटी शादरी तहसील से निकट से भौर माता के मंदिर की पहाड़ियों से निकलने वाली जाखम नदी वेणेश्वर धाम में माही नदी में मिल जाती है। और डूंगरपुर में मिलने वाली प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तलवारा डूंगरपुर में लोहा खनिज मिलता है, और मांडो की पाल में प्लोराइट मिलता है। हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर में मिलता है। सीसा जस्ता गुंगराऊ मांडो में मिलता है। संगमरमर नवा गांव में मिलता है। अन्य खनिज यूरेनियम, बोलस्टनाइट और सोना है। एस्बेस्टस, घिया पत्थर आदि मिलेंगे। डूंगरपुर में पारेवा पत्थर निकलता है। पारेवा पत्थर के लिए डूंगरपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। पारेवा पत्थर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पारेवा पत्थर के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पारेवा पत्थर के लिए डूंगरपुर प्रसिद्ध है। अन्य खनिज यूरेनियम हो गया आपका। डूंगरपुर में पारेवा पत्थर निकलता है। पारेवा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है डूंगरपुर। प्लोरस्फार और बेनीफिशियल संयंत्र मांडू की पाल में लगाया गया। प्लोरस्फार बेनीफिशियल संयंत्र मांडू की पाल डूंगरपुर में लगाया गया है। डूंगरपुर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व संत माऊजी दोस्तों। संत माऊजी ने भील समाज के लिए धार्मिक सुधार एवं सामाजिक सुधार हेतु आंदोलन चलाया। भील समाज के सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए संत माऊजी ने आंदोलन चलाया। संत माऊजी स्वयं श्री कृष्ण के परम भक्त थे और स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लालास लीलाएं किया करते थे। इन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। और संत माऊजी द्वारा वागड़ी भाषा में लिखे गए उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। उन्होंने भविष्यवाणियां की थी और उनकी भविष्यवाणियां प्रसिद्ध है दोस्तों। इतिहास में संत माऊजी निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी प्रधान पीठ सावला गांव डूंगरपुर में है दोस्तों। इसके अलावा जाति प्रथा आदि बंधनों से मुक्ति के लिए बात की थी, जो हमने पहले कर चुके हैं। भोगीलाल पांडे की बात करूं तो वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध। इनका जन्म 13 नवंबर 1904 को हुआ था दोस्तों। 13 नवंबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा गांव में हुआ था। कौन से गांव में था? सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में हुआ था। यहाँ पर कतोड़ी जनजाति मिलती है दोस्तों डूंगरपुर की सिंगलवाड़ा की तहसील में। इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर और डूंगरपुर प्रजा मंडल 1944 में स्थापना की थी। तो वागड़ सेवा मंदिर संस्था की स्थापना करी थी। वागड़ सेवा मंदिर और डूंगरपुर प्रजा मंडल दोनों ही इसने बनाए थे। भोगीलाल पांड्या ने 1904 में जन्म हुआ था सिमलवाड़ा गाँव डूंगरपुर में। क्या था? नगेंद्र सिंह दोस्तों। नगेंद्र सिंह की बात करूं तो 18 मार्च 1914 में इनका जन्म होता है। 18 मार्च 1914 में इनका जन्म होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने की तैयारियां हो रही थी। उससे जस्ट पहले पैदा हुए थे अपने। कब हुआ था? अगस्त 1914 में पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। और सीवर्स की संधि के द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाता है 1919 में दोस्तों। इसमें उसके जस्ट पहले इनका जन्म होता है। किनका? नगेंद्र सिंह का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में 2 बार न्यायाधीश रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है दोस्तों। और यहाँ पर 2 बार न्यायाधीश रह चुके हैं। नगेंद्र सिंह ने द थ्योरी ऑफ फोर्स हिंदू पॉलिटी पुस्तक की रचना की है। याद रखना दोस्तों, नगेंद्र की पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम डूंगरपुर जिला दर्शन पढ़ते हैं तो। और इस किताब का नाम है द थ्योरी ऑफ फोर्स हिंदू पॉलिटी। द थ्योरी ऑफ फोर्स हिंदू पॉलिटी। द थ्योरी ऑफ फोर्स हिंदू पॉलिटी। द थ्योरी ऑफ फोर्स हिंदू पॉलिटी ये पुस्तक लिखी थी। नगेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार भारत का नेतृत्व कर चुके हैं दोस्तों। भारत सरकार ने 1973 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। भारत सरकार ने 1973 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया था दोस्तों। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री 3 पुरस्कार होते हैं। पद्म भूषण कम लोगों को दिया जाता है, पद्म विभूषण ज़्यादा लोगों को दिया जाता है और पद्म श्री सबसे ज़्यादा लोगों को दिया जाता है दोस्तों। 1973 में इनको मिला था नगेंद्र सिंह को। इन किताब का नाम याद रख लेना, द थ्योरी ऑफ फोर्स हिंदू पॉलिटी पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में महाराणा लक्ष्मण सिंह, आपको विदित होगा आज़ादी के समय जब डूंगरपुर का राजस्थान में विलय किया जा रहा था, उस वक्त वहाँ का शासक लक्ष्मण सिंह थे दोस्तों। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके लक्ष्मण सिंह एक शिकारी के रूप में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। एक शिकारी के रूप में इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अफ्रीका के जंगलों में शिकार के लिए जाने जाते थे दोस्तों। शिकार के लिए अफ्रीका के जंगलों में जाते थे। क्या बात है दोस्तों, इनको शिकारी के रूप में वर्ल्ड गिनीज बुक में इनका नाम आया है। और ये राजस्थान की विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं लक्ष्मण सिंह राजपूताना क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। राजपूताना क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके थे पहले। इसके अलावा गौरीबाई की बात करूं तो कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है दोस्तों। कृष्ण की भक्ति के कारण इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। और इनका जन्म डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नागर ब्राह्मण परिवार में इन्होंने कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। गौरीबाई का जो ग्रंथ है कीर्तनमाला, ये ग्रंथ याद रख लेना दोस्तों। पिछली बार रीट में
रेट में मीराबाई की ग्रंथ का नाम आया था दोस्तों, और गौरीबाई वागड़ की मीरा है, इसलिए जो कीर्तन माला जो ग्रंथ है इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नरसिंह रोशनो जो किताब है मीराबाई की वो पिछली बार रेट में आई थी दोस्तों, इसलिए गौरीबाई की किताब याद कर लेना। कीर्तन माला नामक ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के प्रति श्रद्धा स्वरूप बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था, बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। इसके बाद में कालीबाई राजतापाल डूंगरपुर में अपने गुरु नानाबाई खाट को बचाने हेतु 12 वर्ष की आयु में जून 1947 को शहीद हो जाती है। नानाबाई खाट को बचाने हेतु 12 वर्ष की आयु में 1947 में इनका देहावसान हो जाता है। अपने गुरु को रस्सी से छुड़ाकर ट्रक से जब घींचा जा रहा था तो उन पे गुरु को रास्तापाल गांव के अंदर स्कूल के अंदर अपने गुरु को छुड़ाने के लिए खुद शहीद हो गई दोस्तों। कालीबाई वती कालीबाई ये रास्तापाल डूंगरपुर की रहने वाली थी दोस्तों। एक बार पटवार में प्रश्न पूछा गया है कि कालीबाई का संबंध किस जिले से है, तो इसको याद रख लेना दोस्तों। इनका दाह संस्कार सूरपुरा ग्राम गेप सागर बांध के पास में किया गया था दोस्तों। राजस्थान की सबसे कम उम्र की महिला स्वतंत्रता सेनानी कालीबाई थी। राजस्थान की सबसे कम उम्र की महिला स्वतंत्रता सेनानी कालीबाई ही थी दोस्तों, जो 12 साल की उम्र में शहीद हो जाती थे। रास्तापाल ग्राम की पाठशाला में हुई हत्याकांड में पाठशाला संरक्षक नानाबाई खाट, अध्यापक सेगाबाई और भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे दोस्तों। रास्तापाल की जो पाठशाला में एक हत्याकांड हुआ था उसमें 3 लोगों की मृत्यु, 3 लोग शहीद हुए थे, जिनमें कालीबाई थी, नानाबाई खाट थी और एक सेगाबाई थी दोस्तों। इन तीनों का देहावसान हुआ था, शहीद हुई थी। राज्य सरकार ने कालीबाई के सम्मान में कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार चालू कर रखा है। डूंगरपुर जिले महत्वपूर्ण तथ्य और एक बार डूंगरपुर के पहाड़ों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान के निर्माण के समय राजस्थान का सबसे छोटा जिला था, जब निर्माण हुआ था उस वक्त सबसे छोटा जिला था दोस्तों। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण आस्करण चौहान वंश की रानी प्रेमल देवी ने की थी। आस्करण की जो चौहान वंश की रानी थी, आस्करण यहाँ पे एक तहसील है और वहाँ की एक चौहान वंश की एक रानी थी प्रेमल, उसने की थी डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी का निर्माण। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को मेवल कहा जाता है। इसके अलावा गेप सागर, इसका निर्माण गोपीनाथ ने करवाया था और एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है, इसको एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। डूंगरपुर प्रसिद्ध गेप सागर या भूपाल सागर झील का निर्माण महारावल गोपाल ने करवाया था। गेप सागर या भूपाल सागर का निर्माण महारावल गोपाल ने करवाया था। वागड़ की राजधानी बड़ौदा प्राचीन काल में बड़ौदा गांव में संवत 1349 महाराजा वीर सिंह देव ने समय एक शिलालेख लगा हुआ है, वागड़ की राजधानी बड़ौदा के अंदर लगा हुआ दोस्तों। इसके बाद में गोबर की कंडे से खेली जाने वाली होली गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। डूंगरपुर कलेक्टेड परिसर में राज्य में पहली बार ड्रेस कोड शुरू किया था। ड्रेस कोड पहली बार डूंगरपुर कलेक्ट्रेट परिसर ने किया था। एकमात्र वेणेश्वर महादेव का मंदिर जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। देश का प्रथम आदिवासी महिला सहकारी निजी बैंक बरबुदन यहाँ गांव डूंगरपुर में स्थित है, जो देश का तीसरा एवं जनजातीय क्षेत्र में देश का प्रथम महिला सहकारी बैंक था। देश का राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला डूंगरपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। राजस्थान का अनुसूचित जाति में न्यूनतम जनसंख्या डूंगरपुर में। राजस्थान में अनुसूचित जाति का न्यूनतम अनुपात डूंगरपुर जिले में। राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर में राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल किया गया। डूंगरपुर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल किया गया है। वनों को बढ़ावा देने के लिए 1986 में राजीव गांधी के रूक बहेला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। दोस्तों याद रखना, रूक बहेला कार्यक्रम, अगर आप कभी निबंध लिख रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, पर्यावरण से संबंधित कोई ऐसे लिखना है आपको, तो उसमें आप काम में ले सकते हो। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, कहीं भी अगर आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वनों को बढ़ावा देने के लिए 1986 में राजीव गांधी ने रूक बहेला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। डूंगरपुर से की थी भाई साहब, वो कहाँ से की थी? डूंगरपुर से की थी। रूक बहेला कार्यक्रम 1986 राजीव गांधी के द्वारा डूंगरपुर से किया गया। रूक बहेला का अर्थ होता है वृक्ष मित्र होता है। भारत सरकार ने सर्वे में 150 पिछड़े जिलों की पहचान की है, जिसमें डूंगरपुर भी शामिल है दोस्तों। 150 जो जिले पिछड़े हैं उनमें डूंगरपुर शामिल है। रामकड़ा उद्योग
गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है रमकड़ा उद्योग गलियाकोट रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर के गलियाकोट में स्थित है। इन उद्योग में सोप स्टोन के कलात्मक खिलौनों का निर्माण किया जाता है। सोप स्टोन के कलात्मक खिलौनों का निर्माण गलियाकोट डूंगरपुर में रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महुआ का पेड़ आदिवासियों के लिए वरदान है और इस पेड़ से महुड़ी शराब बनाते हैं। आदिवासियों के लिए वरदान है महुआ का पेड़ और यहाँ से जो महुड़ी होते हैं शराब बनाया करते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम रेलवे लाइन का शुभारंभ 3 जून 2011 को सोनिया गांधी ने डूंगरपुर में ही किया था और राज्य सरकार ने कालीबाई के सम्मान में कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार चालू कर रखा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा कालीबाई के सम्मान में कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार चालू कर रखा है। और राजस्थान में डामोर जनजाति सर्वाधिक सिमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। डामोर जनजाति दोस्तों मैंने पहले एक बार इस वीडियो में एक फैक्ट गलत बोल दिया कि सिमलवाड़ा तहसील में कत्तोड़ी जनजाति है, जबकि डामोर जनजाति निवास करती है सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में। और यह जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है दोस्तों, डामोर जनजाति। इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों और आज के वीडियो को मैं अंत करना चाहूँगा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सुखी रहना दोस्तों, हमेशा खुश रहना। और दोस्तों लास्ट में यही कि जिस पर्यावरण ने हमें पैदा किया है, जिस प्रकृति ने हमें बनाया है, उनका संरक्षण करना हमारा परम दायित्व है। जय हिंद, जय भारत।